अपने शरीर में किसी भी तरीके की दर्द से जूझ रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके की दर्द से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सर में दर्द हो, कभी किसी को हड्डियों में दर्द होता है, किसी को हाथों में पैरों में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है। तो दर्द को दिखाने के लिए वो अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स के पास, कभी ऑर्थोपेडिक वाले के पास, गैस्ट्रो पेट का दर्द है तो गैस्ट्रो के पास जाते हैं। बट आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि पेन मैनेजमेंट का भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन फील्ड धीरे धीरे मेडिकल साइंस में बहुत तेजी से उभर के आया है। और आज हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो इसी फील्ड के महारथी हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीसीडी और खबर इंडिया के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ने जो एमबीबीएस डीएनबी, जो उनकी डिग्रीज हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। एमबीबीएस डीएनबी तो है ही है, साथ में पीडीसीसी एंड एफआईपीपी, ये 2 स्पेशलाइज्ड डिग्री उनके पास है। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, ये पीडीसीसी क्या चीज है? पेन मैनेजमेंट तो हमने बताया अपने व्यूअर्स को, बट ये पीडीसीसी क्या चीज है? पीडीसीसी जो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज ऑफ एमिनेंस हैं, जैसे एम्स हो गया, पीजीआईज हो गया इंडिया में, तो वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं। उन्होंने, क्योंकि सारी जो नई स्पेशलिटीज डेवलप होती हैं वो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में शुरू होती हैं, तो एमसीआई के रिकमेंडेशन से उन्होंने अपने लेवल पे कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज शुरू किए थे। और वो धीरे धीरे पीडीसीसी, उनको पीडीसीसी इसलिए बोला गया कि पोस्ट डॉक्टरेट हैं, ये पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स हैं जिनको पीडीएफ बोलते हैं, और पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिनको पीडीसीसी बोलते हैं। तो यही जब कोई ब्रांच नई शुरू होती है तो पहले वो पीडीसीसी से या पीडीएफ से शुरू होती है। जब वो ब्रांच डाइवर्सिफाई होती है तो वो डीएम या एमसीएच, अगर वो सर्जिकल ब्रांच है तो एमसीएच, और वो मेडिकल ब्रांच है तो डीएम में आगे कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से डिग्रीज का एक सिस्टम बना हुआ है। तो पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट कोर्स जो है, ये पेन मैनेजमेंट में हमने 2010 में किया था एसजीपीजीआई से। सर, मतलब देखिए, अभी भी जो जितना भी डिस्कशन अभी तक हमारा हुआ है, वो मतलब बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत मेडिकल साइंस सेंट्रिक हो रहा है। मेरे घुटने का दर्द है और मेरी एज मान लीजिए 55 है या 60 है, मेरे को घुटने दर्द हो रहा है। तो एक यूजुअल जो इलाज आज की डेट में, एक बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसको ये सब बोलते हैं कि हाँ है, वो ये है कि आपका जी वो ग्रीस खत्म हो गया है। अब आपने एक्सरे कराया, एक्सरे कराने के बाद उसने, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको बता दिया कि ग्रीस तो खत्म हो चुका है जी, अब इसको आप, घिस गया है, इसी की वजह से पेन हो रहा है, अब इसको आप चेंज करा दीजिए। ठीक है। अब मैं उसी रिपोर्ट को लेके 60 साल का एक से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा, मैं आपके पास आता हूँ और मैं उससे पहले वो सारे इलाज करा चुका हूँ जो वो एक घुटने के दर्द का एक डॉक्टर बताता है कि अच्छा 5 साल पहले की फिजियोथेरेपी कराइए, सिकाई करवाइए, वो जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिल रहे थे वो खा लीजिए, फिर एक इंजेक्शन आने लगे हैं वो कर लीजिए। ये मैं करा चुका हूँ पिछले 5 साल में। अब मैं आपके पास आता हूँ, आप इस पेशेंट को मुझे कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, जो आप जिस टाइप के घुटने के दर्द की बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एजिंग से आता है। ठीक है, और वो सबको आना है, मोर और लेस सबको आना है। किसी को 40 में शुरू हो जाएगा अगर वो ओवरवेट है, या डायबिटीज और थायराइड वाली प्रॉब्लम्स हैं जिनसे डिजेनरेशन जल्दी होता है बॉडी में, या वो नॉर्मल वेट है तो 60 साल के बाद आएगा। लेकिन ज्वाइंट तो घिसेगा ही, एज के साथ साथ डिजेनरेशन आएगा ही उसमें। तो आर्थराइटिस तो कभी भी आ सकती है एक एजिंग प्रोसेस के दौरान। अगर कंजर्वेटिव जो आप बता रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज कर ली, फिजियोथेरेपी करा ली, थोड़ा ओवर द काउंटर दवा भी कर ली, तो उसको जब आप हमारे पास लेके आएंगे, जब मैं वो देखूंगा, तो वो उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे एक्सरे किया तो ये देखना होता है कि किस ग्रेड का आर्थराइटिस है और क्या क्या डैमेज है उसमें। अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 का आर्थराइटिस है, पेन तो सब्जेक्टिव होता है। पेन ग्रेड 2 आर्थराइटिस 2 लोग को है तो हो सकता है एक को 50% पेन हो, एक को 100% पेन हो, क्योंकि पेन तो सब्जेक्टिव फीलिंग है, वो हर एक के टॉलरेंस के ऊपर होती है। किसी को दर्द हो रहा है तभी पूरा काम कर रहा है, किसी को दर्द हो रहा है वो घर बैठ जाता है। तो अब हमें देखना है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। आजकल रीजेनरेटिव थेरेपीज बहुत सारी आ गई हैं। अच्छा। जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट है, स्टेम सेल्स हैं, और उसके बाद फिर आता है कि हाँ ऑर्थोस्कोपी वगैरह है, जो कि फुल रिप्लेसमेंट सर्जरीज में नहीं आता है। तो वो सारे कंजर्वेटिव चीजें करी जा सकती हैं, और पेशेंट टू पेशेंट
किसी में कोई चीज सक्सेसफुल रहेगी, किसी में कोई चीज सक्सेसफुल रहेगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, देखिए, जब जब जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं आया था तब भी लोग 80 साल तक चल ही रहे थे। गांव में आज भी चल ही रहे हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट अफोर्डेबल फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो इंडिकेशन है वो आपकी अपने हैं, वो मेडिकल इंडिकेशन सजेस्टिव है अच्छा, कि मतलब आप करा पेन ही सकते हैं। सिर्फ पेन ही एक हाँ, इंडिकेशन है उसका। अगर पेन एक इंडिकेशन है तो वो इंडिकेशन ठीक नहीं है, कि बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताई ना, कि पीआरपी थेरेपी है, रिजेनरेटिव थेरेपीज हैं। फिर हम पेन के लिए, अगर पेशेंट का पोस्चर ठीक है, वो चल पा रहा है, लेकिन जब पेन होता है तो नहीं चल पा रहा है, जब पेन नहीं होता तो वो चल ले रहा है ठीक से, उसका काम चल जा रहा है। मतलब जिसमें इसमें ये भी बोला जाता है कि वो शायद अगर बॉडी वो भी डिफॉर्म हो जाती हाँ, है, अगर पैर जॉइंट भी। डिफॉर्म हो गया है तो आपकी कोई भी थेरेपी जॉइंट का डिफॉर्मिटी को नहीं करेक्ट कर पाएगी। उसमें सबलक्सेशन हो गया है, मतलब हड्डी के ऊपर से हड्डी खिसक गई है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है, या जॉइंट टेढ़ा हो गया, वेल्गस या वायरस डिफॉर्मिटी, या जॉइंट अंदर चला गया है, या जॉइंट ऐसे आ गया है, उन केसेस में आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको सर्जरी उसमें अगर करना पेशेंट को लगता है कि हम नहीं चल पा रहे हैं और हमारी चाल बिगड़ गई है और हमें चाल ठीक चाहिए, सीधी चाहिए, तो देन यू हैव टू गो फॉर रिप्लेसमेंट सर्जरी। लेकिन अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि साहब हम थोड़ा डपक के चलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है, नहीं है, लेकिन दर्द ना दर्द, हो, हाँ हाँ, है ना, हमें कोई जरूरत नहीं कि हम थोड़ा सा डपक के चल रहे हैं, लेकिन हमें दर्द ना हो, तो हम अपना काम सर कर लेंगे, हम सेटिस्फाइड है उससे, हमारे ये 70 साल हो गए, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। तो उस केस में बहुत सारी थेरेपीज हैं। नहीं तो उसमें उसमें सर एक और मिथ है, शायद पता नहीं वो मिथ है कि नहीं, वो अब आप बता सकते हैं क्योंकि आप आए हैं हमारे पास। सर उसमें ये बोला जाता है कि जो पेन मैनेजमेंट की जो मतलब जो वो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, और उसमें स्टीरॉइड दे दिया जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा नहीं खाने चाहिए, उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो क्या वही एक इलाज है या कुछ और भी इसमें इलाज है? देखिए, स्टेरॉइड तो एक्यूट फ्लेयर अप के लिए होता है, चाहे वो ओरल स्टेरॉइड हो, मतलब आपने टैबलेट खाई हो, इंजेक्टेबल हो, या जॉइंट के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, वो एक्यूट फ्लेयर अप के लिए है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। उसका असर 1-2 महीने रहेगा, बाकी बैक फिर वैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो एक्यूट फ्लेयर अप तो ट्रीट करने के लिए ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए रीजनरेटिव मेडिसिन ही है, जो मैंने आपको बताया था कि हम पीआरपी थेरेपी है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट है, या विस्को सप्लीमेंट्स हैं। विस्को सप्लीमेंट्स वो सप्लीमेंट्स हैं जो इंट्रा जॉइंट के अंदर लगते हैं इंजेक्शन, और वो 1 साल तक उसकी एफिकेसी रहती है। 1 साल तक? 1 साल तक उसकी एफिकेसी, मतलब 1 साल के सर बाद। ये बिल्कुल फुल प्रूफ है? हाँ, फुल प्रूफ है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, जिसकी हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। और यूएस में मेरा ख्याल है 1 साल में लाखों इंजेक्शन लगते हैं पूरे यूएस में। ओके, और उसको लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो, उसका एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर वो प्रॉपर्ली लगाया गया है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा चीज ये है कि वो आपकी जॉइंट की लॉन्गिटिविटी को बढ़ाता है, डीजनरेशन को स्लो करता है, जॉइंट की जो छोटे मोटे डिजनरेशन होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो 1 साल, मान लीजिए एक आदमी 60 साल का है, उसके बाद वो 20 साल तक। एक्चुअली जो मेडिकल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसमें उसकी एफिकेसी 1 ईयर की है, लेकिन हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर पेशेंट अपना वेट कंट्रोल रखता है और जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं वो कम है उसके, तो 1 साल से ज्यादा भी चलता है, चल जाता है। नहीं, 2-2, मैं कह रहा हूँ, 3-3 साल भी मान चलते लीजिए हैं। 2 साल चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल बोला, अब वो 60 साल का आदमी है, 80 साल तक मान लीजिए एक नॉर्मल एज चलती है, तो 20 साल में उसको 10 बार लगाना पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों ने जो, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि हमने ये देखा है कि जो पहला इंजेक्शन लगाते हो आप, उसके कभी कभी एक्यूट फ्लेयर है पे तो 6 महीने पे भी आप रिपीट करते हैं, फिर तीसरा इंजेक्शन 2 साल पे लगा, चौथा इंजेक्शन बोले 5 साल बाद आया लगाने, क्योंकि वो डिजेनरेशन जो रुक जाता है ना, तो उतनी जल्दी जल्दी फ्लेयर अप नहीं आता है। अच्छा, रिपेयर भी कर रहा है ना कार्टिलेज को, तो सेकंड फ्लेयर अप उतनी जल्दी नहीं आता है। कंपनी बोलती है कि 1-1 साल की एफिकेसी है, क्योंकि उनको जो एविडेंस में मिला, जो रिसर्च में मिला, तो वो लिख के देंगे, लेकिन ये आपका क्लिनिकल जजमेंट है कि उसको कितना रिपीट करना अच्छा, है। दूसरा इसी में चीज होती है सर, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो कराते हैं, उसकी एज क्या है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंटायरली सब्जेक्टिव है, वो पेशेंट के ऊपर है, उसकी कोई एज नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, किसी को कितने मन है, एज पे लगाना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए एक आदमी ने आज लगाया, तो वो जॉइंट हमेशा के लिए हो गया कि वो चल जाएगा, या अगर मान लीजिए कोई 60 साल में लगाता है और 90 साल तक जीता है, जॉइंट चलता रहेगा? देखिए 10 to 15 इयर्स के बाद उसकी थोड़ी एफिकेसी कम होती है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इम्प्लांट लूज होता है, लेकिन फिर भी 10 से 15 साल इट वर्क्स वेरी गुड। बाकी तो मैं उसका एग्जैक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ,
जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ही उसके बारे में एग्जैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांट भी बहुत अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। कुछ की लॉन्गेटिविटी बहुत होती है, वो अच्छा चलते हैं, कुछ की लॉन्गेटिविटी बहुत होती है, तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ही बेस्ट आपको बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर टाइम पे आप रीजनरेटिव थेरेपीज स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। कब करना चाहिए आपके हिसाब से, वो टाइम क्या है? अर्लीस्ट जब आपको लगे कि 1 महीने से ज्यादा घुटने में पेन हो रहा है, तो आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को जब दिखाएंगे तो वो एक्सरे सर करेगा। पेन कितना पेन होना चाहिए कि वो चल नहीं पा रहा है वो, या एक नॉर्मल आप कंसल्ट तो किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। अच्छा साहब हम आधा किलोमीटर चलते हैं तब दर्द होने लगता है, या जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, ओके। इस टाइप की कोई कंप्लेन हाँ है मतलब तो वही सिम्टम्स, एक तो पेन है, स्वेलिंग है स्वेलिंग है और कोई स्टिफनेस, स्टिफनेस, मतलब वो मुड़ नहीं रहा है। हाँ पूरा मूवमेंट फ्री होके नहीं हो पा रहा है, ओके। या आप रेस्ट करके या सो के उठते हैं तो जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, पेन होता है उसमें, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक होता है, जब थोड़ा चलना फिरना शुरू करते हैं तब हाँ। ठीक होता है, इसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। स्टिफनेस बोलते हैं, हाँ। तो जॉइंट का पेन, जॉइंट का स्वेलिंग, जॉइंट की स्टिफनेस और रेंज ऑफ मोशन जो जॉइंट का है, जैसे हाँ। घुटना है 90 डिग्री मुड़ना चाहिए, हाँ। अगर वो 70 डिग्री मुड़ के रुक जा रहा है हाँ। तो इसका मतलब उसमें डिफॉर्मिटी अंदर चल रही है, तो अब उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं खुल रहा है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डॉक्टर से अपने शेयर करनी है। ये सर कुछ मुझे अगर जो डेंटिस्ट करते हैं आरसीटी, ये तो कुछ इस टाइप की चीज लग रही है कि आपने वो किया और आपने डेंटिस्ट का तो अलग है काम। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक, हाँ नहीं ये layman टारगेट, ये जो आपका तो पेन आप उस जनरेटर नर्व है, को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। जो आपका पेन जनरेटर है, मान लीजिए हाँ। आपको फैसेट जॉइंट से पेन आ रहा है, हाँ। और फैचेस जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है, हाँ। तो आपने फैसेट जॉइंट के अंदर गए, हाँ। तो बहुत ही स्मॉल डोज हाँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डाल दिया, डाल दिया। वो मे बी ये स्टेरॉइड हो या कोई और एंटी इन्फ्लेमेटरी हाँ। एजेंट हो, जो कि बहुत ही स्मॉल डोज में है और जॉइंट के अंदर डाल दिया, तो वो ब्लड में मिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो एक तो उसके अपने साइड इफेक्ट नहीं आते क्योंकि वो ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है, वो जॉइंट के अंदर ही चला गया, और जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो उसी के अंदर है, हाँ। और लोकल लेवल पे अपना काम कर दिया उसने। जॉइंट का इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, आपको दर्द चला गया, हाँ। और उसी की वजह से आप 1 महीने से पेन किलर्स खा रहे थे, हाँ। जो कि आपकी पूरे बॉडी पे असर कर रहा है, और आपने एक टारगेटेड मिप्सी किया और पेन खत्म हो गया। हाँ। तो ये एडवांटेज है मिप्सी। ये लेकिन इसका सर पीरियड कितना है, मतलब कितने दिन तक ये इफेक्टिव रहेगा? जब तक दोबारा इन्फ्लेमेशन नहीं आता है, इट कैन बी फॉर अ लाइफ लॉन्ग। अच्छा, क्या पता ना ही आए। हाँ बिल्कुल, हर बार वो तो एक्यूट इवेंट था जो कि हाँ। क्रॉनिक इवेंट में कन्वर्ट हो गया, हाँ। आपने उसको सबसाइड कर दिया, हाँ। अब वो दोबारा लाइफ टाइम में कब आएगा ये नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, वो कभी भी आ सकता है दोबारा भी, और हो सकता है और ये 10 साल तक आराम रहे। ये किसी भी दर्द में, किसी भी जॉइंट में, कहीं पे भी यूज किया जा सकती है ये थेरेपी? हाँ काफी जॉइंट्स में यूज हो सकती है, मतलब जैसे जो अभी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट या आपके जॉइंट की बात कर रहे थे, आपकी हिप में यूज हो सकता है, आपकी नी में यूज हो सकता है, आपके सर्वाइकल फैसेट्स में हो सकता है, हाँ। लंबर फैसेट जॉइंट्स में हो सकता है, स्पाइन के जॉइंट्स में हो सकता है, हाँ। हैंड्स, ये एंकल, एल्बो, रिस्ट, सब जगह हो सकता है। अच्छा, तो मिप्सी में सिर्फ ये जो आपने इंजेक्ट करने वाला है यही है कि और मिप्सी भी में जॉइंट के पेन की अगर हम बात करें तो इंजेक्शंस तो हैं ही, हाँ। वो चाहे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए हो, हाँ। चाहे वो रीजनरेटिव थेरेपी के लिए हो। ओके। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस भी होते हैं, जो कि आप उस जॉइंट की उस पर्टिकुलर नर्व को आप एब्लेट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एक टेक्नोलॉजी होती है उससे, हाँ। जिससे आप उस नर्व को पेन कैरी करने के लिए लेस सेंसिटिव बनाते हैं। हाँ। अब वो पेन का सेंसेशन नहीं कैरी कर सकती, लेकिन बाकी सेंसेशन इंटैक्ट रहते हैं। यही ब्यूटी है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की। जैसे आपने जब जॉइंट को, मान लीजिए नी जॉइंट का आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया, नी जॉइंट में जेनिकुलर नर्व का होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, तो ऐसा नहीं कि आप चल नहीं पाओगे, हाँ। ये घुटना सुन्न हो जाएगा, हाँ। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा घुटने में। वो सेलेक्टिवली जो फाइबर्स जो पेन ले जा रहे हैं ना, हाँ। आप उनको अटेंड कर। अच्छा, तो ये तो अभी आप जो बोल रहे थे कि अगर किसी आदमी को है कि भाई मेरी थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी हो गई है, चाल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, बस डॉक्टर साहब मेरा पेन बंद हो जाए, हाँ, तो आप तो उसके इससे लिए पेन बेस्ट बंद कर देंगे। तो अच्छा, ये पेन कुछ सालों बाद धीरे धीरे जॉइंट, धीरे धीरे उसकी एफिकेसी 6 महीने से लेकर 2 साल तक रहती है। अच्छा। तो अब किसी को 2 साल तक भी पेन रिलीफ रह सकता है, किसी को 5 साल भी रह सकता है पेन रिलीफ। हाँ। ये डिपेंड करता है कि नर्व्स कितनी जल्दी रीजनरेट होती है, लेकिन आमतौर पर 1.5-2 साल तक अच्छा आराम मिलता है। तो वो 2 साल करवा ले, उसके बाद फिर 2 साल पे करवा ले, इस तरह से वो कराया जा सकता है। वो भी करा जा सकता है, इट कैन बी रिपीटेड। आपने जो ये करवाया हो, किसी का अगर किया हो, तो कितने साल बाद वो दोबारा वापस आए, और कितने साल पुराने पेशेंट्स हैं आपके पास जो ये काम कर रहे हैं? 10 साल पुराने हैं। अच्छा। हाँ, 10 साल। और एज क्या है सर? एज मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को नी जॉइंट पेन है, हाँ, और वो पेशेंट किडनी पेशेंट भी है, अब आप क्या करेंगे? वो दवा कैसे खाएगा?
हाँ, हाँ, वो दवा कैसे खाएगा? कैसे गए? उसके लिए प्रॉब्लम है। आपने अगर वो कर दिया तो उसको दोबारा दवा खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जेनिकुलर आरएफ करा के यू कैन बी कंफर्टेबल। ओके, ये है। इंटरेस्टिंग। उसको जिसको दवा के लिए प्रॉब्लम है खाने के लिए, हाँ, वो क्या अब पैरासिटामोल भी नहीं खा सकता जो लीवर का पेशेंट है। हाँ, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, वो ज्यादा नहीं खा- पैरासिटामोल भी नहीं खा सकता, जो हाँ, सबसे सेफेस्ट पेन किलर मानी हाँ, जाती है, हाँ, लेकिन उसके लिए सेफ नहीं है। हाँ, तो वो क्या करेगा? हाँ, आपने एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर किया 1 घंटे में, हाँ, और पेशेंट तो 2-2 साल तक आराम रहा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम्म, ना कोई दवा खानी है उसको, ना कोई और थेरेपी करानी है, हम्म, और वो रीजनेबली गुड पेन रिलीफ अगर 2 साल तक मिल रहा है तो इट्स ए गुड प्रोसीजर, जस्टिफाइड हो जाता है फिर वो। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को पता भी नहीं था कि नहीं पता था। ये आप ऐसा- जेनिकुलर नर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आप सर्च करोगे तब आप जानोगे कि कितना काम हो चुका है और कितने लिटरेचर्स हैं इसके ऊपर, कितने हाँ। प्रिंटेड लिटरेचर्स हैं। हाँ, कभी कभी तो हम लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी जेनिकुलर नर्व आरएफ किया है, क्योंकि पेशेंट की क्रॉनिक पेन की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई थी हाँ, कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद सर्जन भी भेजते हैं कि ये जो अब तो जॉइंट बदल गया लेकिन फिर भी उसका जो पेन का एहसास है वो अभी भी है। अच्छा, एहसास हाँ, है। ऐसा भी है, हाँ, क्योंकि इतनी क्रॉनिसिटी हो चुकी थी पेन में कि एक न्यूरोप्लास्टिसिटी एक फिनोमेना होता है, खाली नी जॉइंट से नहीं आ रहा है, हाँ, और इवैल्यूएशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ है, हाँ, पेशेंट को लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी हो सकती है स्पाइन की, जिसकी वजह से रेफर्ड पेन जॉइंट में आ रहा है। जॉइंट में आ रहा है हाँ, और कर दिया अगर- गया उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट। हाँ, और अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया है हाँ, और प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ इनिशियली हाँ। कि इसको L3 L4 पे कैनाल स्टेनोसिस है जिसका रेफर्ड पेन पैर में आ रहा है, और जिसकी वजह से वीकनेस भी है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है पैर में, चलने में कैपेबिलिटी उसकी वजह खाली घुटना नहीं था, स्पाइन भी था, हाँ, और आपने रिप्लेसमेंट हो गया उसका, हाँ, अब वो बाद में भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि चलने का कारण जो है वो सिर्फ नी जॉइंट नहीं था, स्पाइन से जो नर्व की वीकनेस थी वो भी ना चलने का कारण था, वो तो एड्रेस नहीं हुआ। हाँ, तो घुटना तो बदल गया, वो कहेगा नी जॉइंट तो हमारा दर्द नहीं हो रहा है, हाँ। लेकिन जब चलते हैं तो पैर पूरा दर्द होता है और थकावन आती है पैर में, हम थका उसकी वजह से नहीं चल पाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं फील होती है। ऐसे पेशेंट्स आपने देखे? बहुत है। तो क्या करते हैं सर उसके फिर फिर उनको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, और आपने जब वो दिया तो उससे ठीक हो गए? हाँ, फिर हम उनको स्पाइन में मिप्सी जो होते हैं वो करते हैं, हाँ, तो उससे उनकी चलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जॉइंट तो रिप्लेस हो चुका है घुटने का, वहां हाँ। प्रॉब्लम होगी नहीं अब। होगी नहीं। तो स्पाइन में अगर आपने थोड़ा भी कुछ ट्रीटमेंट दिया तो वो दे अगेन आर दे बैक टू वर्क। ओके, ओके, लेकिन आइडियली जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले वो भी इवैल्यूएशन जरूरी है, स्पाइन का भी जरूरी है, खास तौर से ओल्ड एज में, क्योंकि वहां पर स्पाइन की प्रॉब्लम कॉमन है। ओके। तो मतलब अगर कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जा रहा है तो मतलब ही शुड एवेल्युएट एवरी काइंड ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, हाँ, देन ओनली वो उसके देखिए ऊपर जॉइंट जाके। सर लेकिन रिप्लेसमेंट ये तो बिल्कुल ऐसे मशरूमिंग हुई है कि अब तो बिल्कुल देखिए मिलता फैसिलिटी है हमारे पास, क्योंकि हाँ। फैसिलिटी है, और रिप्लेसमेंट जो है एंटायरली पेशेंट की मर्जी पे हाँ। मेडिकल इंडिकेशन उसके तो लिमिटेड है। पेशेंट की लाइफस्टाइल अगर वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद अपनी लाइफस्टाइल नहीं अचीव कर पा रहा है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ। तो ही कैन एनी टाइम गो टू जॉइंट रिप्लेसमेंट, चाहे वो किसी भी स्टेज का आर्थराइटिस हो। अब वो कितना भी एडवांस आर्थराइटिस हो, पेशेंट हैप्पी है कि हम मैनेज कर लेंगे, बस पेन ना हो, हाँ। तो वो कोई इंडिकेशन नहीं है। फिर अगर आपने पेन ठीक कर दिया तो क्यों कराएगा जॉइंट रिप्लेसमेंट? तो ये एंटायरली सब्जेक्टिव है, उसकी मर्जी के ऊपर है पेशेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पेन ही सिर्फ हो रहा है, ठीक है, तो कोई मेडिकली जरूरी नहीं कि आपको रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। हाँ, पेन पे सारे मेजर्स क्योंकि वो तो डिजेनरेशन होगा ही, वो होगा ही, वो तो अब जैसे जैसे एजिंग होगी वैसे वैसे डिजेनरेशन होगा ही, तो वो पेन होगा, पेन दोबारा भी आएगा ना। हाँ, तो अगर आप पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, हाँ, तो जितना हम डिले कर सकते हैं। देखिए एक बार 45 साल में घुटना खराब होना शुरू हुआ, अगर हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और रीजनरेटिव थेरेपी से उसको हम 60 साल तक चला सकते हैं तो अच्छा है। 60 के बाद रिप्लेस करेगा तो एक ही बार रिप्लेसमेंट होगा, चलता रहेगा फिर उसका। लेकिन वो 45-50 में अगर रिप्लेसमेंट कर देगा तो हो सकता है उसको रिवीजन कराना पड़े बाद में। अच्छा, आपको ये पेन, ये जो स्पेशली जॉइंट वाला पेन, ये आपको किस एज ग्रुप में आना शुरू हो गया है? 40s में शुरू हो जाता है, बहुत कॉमनली हो गया है। 40s मतलब 45 तक? आफ्टर 40। अच्छा, आफ्टर 40 घुटने दर्द कर रहा है। हाँ, बहुत कॉमनली है।